बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुएडू। तो आज हम लेके आए हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का एक तरीका होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक आती है, उसको सोल्व करने का एक मेथड होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का एक मेथड होता है। देन हमारे पास एक और आती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड सबसे पहले जानते हैं कि कैसे होता है। इसके अंदर हम उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं जिनके जो वेरिएबल्स होते हैं, जो x और y की टर्म्स होती हैं, उनको हम इंडिविजुअली सेपरेट करके अलग अलग लिख सकते हैं। एक को लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, एक को राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो x की और y के टर्म्स में है, तो x एक वेरिएबल हो जाता है अपना और y एक वेरिएबल हो जाता है अपना। नाउ इनकी डिफरेंशियल फॉर्म भी होती है हमारे पास dx एंड dy, ये भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हम एक साइड लेफ्ट हैंड साइड हम सिर्फ एक को रख लेते हैं। मान लो हम y को रखते हैं, तो y और इसके डिफरेंशियल फॉर्म जितने भी होते हैं वो सभी हम एक साइड में रख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। एंड राइट हैंड साइड में हम लेट्स टेक x के लेते हैं, x एंड dx जितने भी उसके डिफरेंशियल होंगे। नाउ x जो होते हैं वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं, लोगरिथम के फंक्शंस हो सकते हैं, e टू द पावर x के फंक्शंस हो सकते हैं। x का जो भी फंक्शन होगा वो हम एक साइड में रखेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। देन एक बार इसका वर्किंग प्रोसेस समझते हैं, वर्किंग प्रोसीजर समझते हैं कि कैसे कैसे हमें स्टेप्स लेने होते हैं इसको सोल्व करने में। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हम स्टेप 1 देखते हैं कि स्टेप 1 में हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमें एनालिसिस करना होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें जो गिवन है वो किस फॉर्म में है, और अगर वो अलग फॉर्म में है तो उसको एक फॉर्म में लाना होता है हमें। वो होती है हमारे पास dy ओवर dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x इनटू फंक्शन ऑफ y। अब यहाँ पे हमने सभी के सभी फंक्शंस इंक्लूड किए हैं, यहाँ पे भी हमने y के सभी फंक्शंस इंक्लूड किए हैं, चाहे वो e टू द पावर x हो, चाहे वो sin x हो, चाहे वो cos x हो, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शंस हो, x स्क्वायर, x क्यूब, x4, कुछ भी हो सकता है। तो उनको हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके आना है। नाउ स्टेप 2 के अंदर हम क्या करते हैं। स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो हम x को एक तरफ रख लेते हैं और y को दूसरी तरफ रख लेते हैं। तो लेट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिया था, y लिया था। तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम y रखते हैं, वैसे तो x को भी रख सकते हैं, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं होती। नाउ उसको हम सेपरेट करते हैं, dy जो हमारा है उसको एक तरफ ही रखते हैं, y के सारे फॉर्म को हम एक तरफ रखते हैं, चाहे वो किसी भी फंक्शन के ऊपर हो, चाहे वो डिफरेंशियल फॉर्म में क्यों ना हो, तो dy को भी हम क्या रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ही रख रहे हैं। नाउ इसको सोल्व करते हैं। तो अगर हम सेकंड स्टेप में f ऑफ y फंक्शन ऑफ y को हम एक ही साइड में ले आते हैं, यहाँ पे जितने भी फंक्शन होंगे सारे एक ही साइड में आ जाएंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में हमने ले लिया है, राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, dx को इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे इनटू f ऑफ x हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाता है इसका स्टेप 2। ये इधर भी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे है। ये f ऑफ जो dx नीचे था, उधर ले जाके हमने मल्टीप्लाई किया है राइट हैंड साइड पे। नाउ स्टेप 3 में हम क्या करते हैं। स्टेप 3 हमारा इजी स्टेप होता है, इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें गाइस क्या है कि आपको इंटीग्रेट के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाते हो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व। तो स्टेप 3 के अंदर हम इंटीग्रेट करते हैं इंडिविजुअली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं dy ओवर फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन हम करते हैं राइट हैंड साइड भी, ये हमारी होती है dx इनटू f ऑफ x है। तो यहाँ पे बेसिकली f ऑफ x इनटू dx लिखा जाता है। तो ये जो dx है हम इसको हटा लेते हैं, उस तरफ मल्टीप्लाई होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि बच्चे ऐसे ज्यादा समझते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हमने करा। नाउ इससे क्या होगा कि ये हमारे पास जो dy है और dx है डिफरेंशियल फॉर्म है, ये यहाँ से हमारी हट जाती है और प्लस में कांस्टेंट ऐड हो जाता है जब हम इसको इंटीग्रेट कर चुके होते हैं। तो वो किसी फॉर्म में आ जाती है जिसके अंदर डिफरेंशियल पार्ट नहीं होता है। तो इस चीज से हम क्या करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी सोल्व हो जाती है। ये था हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसको एक तो एग्जांपल से समझते हैं और बेटर फॉर्म में आपको समझ में आएगा। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तो गाइस हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है इसका, इस एग्जांपल में देखते हैं हम सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था। तो चलिए हम स्टेप वाइज को सोल्व करते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम dy ओवर dx करके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके आते हैं। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास है e टू द पावर x बाय y, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर x मल्टीप्लाई e टू द पावर माइनस y।
ये हम लिख सकते हैं क्योंकि 1/y जो होता है वो -y होता है, मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, और जब ये मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होता है तो पावर जो होती है हमारी एक साथ लिख सकते हैं हम उसमें। नाउ ये जो हमारे पास होता है प्लस में x² e टू द पावर -y। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि e टू द पावर -y दोनों के अंदर ही कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसको हम y डैश लिख के चलते हैं क्योंकि dy/dx को हम y डैश भी ले सकते हैं, ये डेरिवेटिव होता है x की रिस्पेक्ट में y का। सो ये हम जब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें हम y e टू द पावर -y जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो e टू द पावर x हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एंड प्लस x² हमारे पास बचता है, एंड इसमें से हमने कॉमन क्या ले लिया, हम कॉमन ले लेते हैं e टू द पावर -y को। ये हमारे पास हो जाता है। नाउ फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में देखो x के जितने भी वेरिएबल हमने बात की थी, दो वेरिएबल हैं, एक e टू द पावर में है, एक अलजेब्रिक है या पॉलिनोमियल भी आप इसको कह सकते हैं x²। नाउ e टू द पावर y भी हमने सेपरेट कर लिया है, दोनों फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में है। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम सेपरेट द वेरिएबल्स करते हैं। स्टेप 2 सेपरेट द वेरिएबल्स, चलिए सेपरेट करते हैं। सो इस y डैश को हम dy/dx लिखते हैं, तो dy डिवाइड बाय e टू द पावर -y इक्वल्स टू, इस तरफ हमारे पास x की हैं तो e टू द पावर x प्लस x² dx हम इधर से ये जो हमारे पास था यहाँ से हमने मल्टीप्लाई में इस तरफ ले आए हैं, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में। नाउ ये जो हमारे पास है ये हमारे पास सोल्व हो चुका है, स्टेप 2 हमारे पास सोल्व हो चुका है, हमने सेपरेट कर दिए हैं वेरिएबल। नाउ स्टेप 3 हमारे पास क्या है, स्टेप 3 के अंदर हम क्या करते हैं, हम करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट हम जब हम करेंगे तो देखते हैं इसको इंटीग्रेशन में हम क्या लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन हमें करना होता है, इसको हम e टू द पावर y भी लिख सकते हैं ऊपर ले जाके dy, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है हमारे पास e टू द पावर -y है, अगर डिनोमिनेटर में माइनस में पावर है तो वो न्यूमिनेटर में आगे उसकी पावर जो होती है प्लस हो जाती है, तो यही हमने यहाँ पे किया हुआ है। नाउ इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, e टू द पावर x dx, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन हमारे पास होता है एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। तो ये हमारे पास हो जाता है, ये अलग अलग सेपरेट फॉर्म में हमने लिखी है। नाउ यहाँ पे हम इसको जब हम सोल्व करते हैं तो चलिए गाइस इसको सोल्व करते हैं एक बार। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो e टू द पावर x या e टू द पावर y या जो हमारे फंक्शंस होते हैं, e के फंक्शंस होते हैं, e टू द पावर के कोई भी फंक्शंस होते हैं, उनको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये एक फॉर्मूला होता है इसका गाइस, आपको याद रखना होता है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो वो जनरली हमारा सिंपलर फॉर्म में वैसे ही एज इट इज इंटीग्रेट होता है, तो जो e टू द पावर है वो हमारे पास e टू द पावर y में ही रहेगा एंड इक्वल्स टू, ये हमारा ऐसे ही इंटीग्रेट होता है। नाउ इक्वल्स टू हमारे पास इसको हमें इंटीग्रेट करना होता है, तो ये भी हमारे पास कैसे हो जाता है, e टू द पावर x प्लस c। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो dx जो हमारा डिफरेंशियल फॉर्म जो होती है वो चली जाती है और उसके लिए हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है। नाउ x² dx का हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाता है x³ अपॉन 3। जो हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, तो अगर हम x की पावर 1 का रखते हैं तो हमारा इसमें क्या होता है कि एक पावर ऊपर इंक्रीज हो जाती है और सिमिलर जो नंबर हमारा यहाँ पे आया हुआ है उसी से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। सेम फॉर्म हमने कहाँ ली हुई है, सेम फॉर्म हमने ली हुई है यहाँ पे, x² था तो हमने ये लिया हुआ है। नाउ ये जो है हमारा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता है। यहाँ पे भी हम कांस्टेंट ले सकते हैं, तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट ऐड होकर हमारा कांस्टेंट तो एक ही वैल्यू होती है ना, जैसे यहाँ पे 2 आया यहाँ पे 3 आया, तो 2 और 3 को ऐड करके हम 5 लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट टर्म। नाउ ओवरऑल हमारा इसका सॉल्यूशन क्या आ जाता है, e टू द पावर y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस x³ अपॉन 3 प्लस c। c इज आवर कांस्टेंट। नाउ ये जो हमारा है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इसको हमने सोल्व किया है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। सो गाइस ये हमने एक और एग्जांपल लिया हुआ है, इसको भी हमने सिमिलर वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व करना है। तो देखते हैं ये इक्वेशन हमारी सोल्व हो सकती है या नहीं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो चलिए गाइस इसको सोल्व करते हैं, तो स्टेप बाय इसको फॉलो करेंगे। तो स्टेप 1 हम यहाँ पे लिखते हैं, स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है, dy/dx इस फॉर्म में हमें लेके आना होता है और इक्वल्स टू
हमें एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई की फॉर्म में इसको लाना होता है। या तो हम सिमिलर इस फॉर्म में ला सकते हैं और अदरवाइज हम डायरेक्ट इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको डायरेक्ट सेपरेट करके देखते हैं कि ये डायरेक्ट सेपरेट होता है या नहीं होता है। तो इस dy को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो जो हमारा y की टर्म में है, जो dy की डिफरेंशियल टर्म जो है y की, वो उस तरफ जाके पॉजिटिव में हो जाएगी क्योंकि इक्वल्स टू 0 है। तो ये हमारा किस फॉर्म में हो जाता है चेंज? ये हमारा हो जाता है x² + 1/2y into dx इक्वल्स टू dy। नाउ ये हमारे पास dy इधर आ गया है और y जो है हमारे पास वो नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ये भी उधर जाके मल्टीप्लाई में हमारा हो जाता है। तो ये जब हम देखते हैं तो ये हमारा किस फॉर्म में हो जाता है अब? x² + 1 into dx इक्वल्स टू 2y dy। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें फर्स्ट स्टेप की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं थी, हमने डायरेक्ट इसको जब सोल्व किया राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाके, तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, ऑटोमेटिक सेपरेट हो गए। नाउ इस तरफ हमारे पास सिर्फ x x की टर्म्स है, इस तरफ हमारे पास सिर्फ y y की टर्म्स है। अब आप कहो कि 1 तो x की टर्म नहीं है, बट 1 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट टर्म एक साइड हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं होता। सो ये हमारे पास है नाउ इसको हम सोल्व करते हैं सेकंड स्टेप से। सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होता है? सेपरेट द वेरिएबल। तो ये भी हमारे हो चुके हैं, हमने जस्ट इसको सोल्व किया, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की, इसकी सिंप्लीफाई किया, तो हमारा वेरिएबल भी सोल्व हो गए, सेपरेट हो गए। तो दो स्टेप हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ स्टेप 3 के अंदर हमें क्या करना होता है? इंटीग्रेट करना होता है बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इनटू dx, ये हमारे पास वैल्यू 1 है गाइस। नाउ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy। नाउ इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड का। तो dx जो है अंदर सेपरेट दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² into dx प्लस dx, यहाँ पे जो 1 है हमारे पास, इक्वल्स टू, ये हमारे पास 2 कॉमन आ जाता है, ये इंटीग्रेशन में है तो इंटीग्रेशन में दोनों इंटीग्रेशन में रहेंगे। सो 2 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा into y into dy। नाउ इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है x³ प्लस ये हमारे पास आता है x प्लस c इक्वल्स टू 2 हमारे पास है। नाउ y का हम क्या करते हैं? y² अपॉन 2, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में रहता है, तो 2 से 2 हमारे पास कट हो जाएगा। तो 2 से 2 हमारे पास डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है, तो इसको हम कट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है y² इक्वल्स टू x³ अपॉन 3 प्लस x प्लस c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाता है y² की टर्म में। आप y की टर्म में भी इसको लिख सकते हो, y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट x³ अपॉन 3 प्लस x प्लस c। सो ये हमारे पास इस फॉर्म में भी आ सकता है, आंसर इस फॉर्म में भी आ सकता है। नाउ आप यहाँ पे अगर चेक करेंगे, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में x रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप किसी भी साइड में कुछ भी रख सकते हैं, y भी लेके आ सकते हैं, x भी लेके आ सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। बट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड y रख के सोल्व करते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, बट दिक्कत कोई नहीं होती है। तो चलिए गाइस, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब एक मेथड आता है रिड्यूस्ड टू वेरिएबल सेपरेबल। उसको डायरेक्ट वेरिएबल हम उसके सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसमें हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस करनी पड़ती हैं, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जिससे कि फिर हम उसके वेरिएबल सेपरेट कर पाते हैं। तो चलिए गाइस एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिड्यूस्ड टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम कहाँ यूज करते हैं उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। कोई भी चीज जब हमारे पास इस मेथड में जब एप्लीकेबल होती है, जब कोई फंक्शन रिपीट हो रहा हो, जैसे ये फंक्शन है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इस तरह के फंक्शन हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करते हैं तो x² प्लस y² प्लस 2xy, तो यहाँ पे हम इसको तो फिर भी सेपरेट कर सकते हैं प्लस माइनस उधर ले जाके, बट यहाँ के अंदर जो है हमारे पास क्या होता है, x और y की टर्म्स दोनों ही एक साथ आ रही है। सो हम इसको सोल्व यहाँ पे डायरेक्ट सेपरेबल मेथड लगा के नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे रिड्यूस्ड टू वेरिएबल सेपरेबल से करते हैं। वो कैसे किया जाता है वो भी हम देखते हैं। नाउ ये जो हमारा सेकंड पार्ट है,
इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जहाँ पे ये x का जो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आती है, कोफिशिएंट आता है, और y का आता है, इन दोनों को जब हम ऐसे करते हैं कि मान लो ये, चलो इसको एक बार समझते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे हमें इस फॉर्म में अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी होती है तो उसमें हम रिड्यूस्ड टू वेरिएबल सेपरेबल कब मेथड लगा सकते हैं, जब हमारे पास a अपॉन a डैश, ये जो a है इसका जो कोफिशिएंट होता है ऊपर वाले x का, और नीचे वाले जो x का कोफिशिएंट होता है, उनको जब हम डिवाइड करते हैं, वो अगर इक्वल आ जाता है डिवीजन में, इस b के और इस b डैश के, मतलब y के और y जो नीचे y है और ऊपर y जो है, उनके कोफिशिएंट्स के इक्वल अगर हमारा वो आ जाता है, तो हम उसमें रिड्यूस्ड टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, ये हमारा एग्जांपल है, इसके अंदर हमारे पास ये क्या है, x का कोफिशिएंट है हमारे पास 1 है, और नीचे वाले x का क्या है 2 है। नाउ ये हमारा इक्वल है ऊपर के y के और नीचे के y के, तो ये हमारा इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड डायरेक्ट तो नहीं, रिड्यूस्ड टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम लगा सकते हैं। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो एक अलग मेथड होता है उसको सोल्व करने का, होमोजेनियस, जिसको हम फर्दर आगे आने वाली वीडियोस में सोल्व करेंगे, उसको समझेंगे। नाउ आप समझ चुके होंगे कि रिड्यूस्ड टू वेरिएबल सेपरेबल हम मेथड जो है कहाँ एप्लीकेबल करते हैं, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम उसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए गाइस देखते हैं। सो ये हमने एग्जांपल लिया हुआ है, इसके अंदर हमारी ये चीज रिपीट हो रही है, x प्लस वाई आप हमने देखा था, तो जहाँ पे रिपीटेशन टर्म्स हमें दिखती है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, रिड्यूस्ड टू वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, जो चीज रिपीट हो रही है उसमें जो अंदर वाली चीज है, जो चीज रिपीट हो रही है, बेसिकली यहाँ पे ये रिपीटिशन का क्या मतलब है कि x प्लस वाई के स्क्वायर का क्या मतलब है कि x प्लस वाई और x प्लस वाई 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली रिपीट ही हो रहा है। तो जो रिपीट हो रही है जो टर्म, उसको हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, कोई अलग वेरिएबल मान लेते हैं। जरूरी नहीं आपको t ही मानना है, आप x y z, x तो और y तो है, यहाँ पे z मान सकते हैं, l मान सकते हैं, m मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको अगर मैं t मान लेता हूँ, नाउ इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, बोथ साइड्स। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स, जो कि कट के कैंसिल आउट हो जाएगा। dx के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको करते हैं, dx के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो 1 इंटू में है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं होती उसको, तो डी वाई ओवर डी एक्स। एंड t का क्या हो जाता है 1 इंटू डी टी ओवर डी एक्स, तो 1 इंटू डी टी ओवर डी एक्स। नाउ जो dy ओवर dx है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को उस तरफ भेज के, तो dy ओवर dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt ओवर dx, dt by dx माइनस 1। नाउ इसमें हमें dy ओवर dx की वैल्यू भी पता चल चुकी है, x प्लस y की वैल्यू भी हमने लेट करी है, लेट अस अज्यूम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट अस अज्यूम। नाउ ये दोनों वैल्यूज हमें पता चल चुकी हैं, तो इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना, हमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में हमारा बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे हम x प्लस वाई की जगह जब हम t रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पूरा t स्क्वायर इंटू, जब dy ओवर dx की जगह जब हम dt ओवर dx माइनस 1 रखेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीटली क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx माइनस 1 इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो ये हमारी कंप्लीटली जो है इक्वेशन इसके अंदर चेंज हो चुकी है। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, dt अपॉन dx माइनस 1 की मल्टीप्लिकेशन में जो t स्क्वायर है इसको अंदर सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा t स्क्वायर dt अपॉन dx माइनस t स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। नाउ इस माइनस t स्क्वायर जो है हमारे पास, इसको हम इस तरफ ले आएंगे राइट हैंड साइड, तो ओवरऑल इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी, t स्क्वायर dt अपॉन dx इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। तो ये हमारे पास चेंज हो चुकी है। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे हम सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो a है ये हमारी एक कांस्टेंट टर्म होती है गाइस, a वेरिएबल नहीं है, a कांस्टेंट टर्म है। सो जो एक कांस्टेंट टर्म है उसको हम एक तरफ रख सकते हैं, यहाँ पे दो ही हमारे वेरिएबल हैं, एक t है और एक x है। नाउ इसको जब हम सेपरेट करते हैं तो t स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इनटू dt इक्वल्स टू dx, उधर जाकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अकेला dx रह जाएगा राइट हैंड साइड में। तो वेरिएबल हमने सेपरेट कर दी है, एक तरफ सिर्फ t के वेरिएबल्स हैं और दूसरी तरफ सिर्फ x का वेरिएबल है। आप कहेंगे कि a इस तरफ आ रहा है, तो a हमने बात की है कि कांस्टेंट है, जैसे हमने यहाँ पे 2 लिख दे, 1 लिख दे, 3 लिख दे, 5 लिख दे, तो वो कहीं पे भी आ सकता है, उसकी कोई इशू नहीं होता है।
सो अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ सेकंड स्टेप जो होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड का, सेकंड स्टेप होता है वेरिएबल सेपरेट करना, तो सेकंड स्टेप हमने कर लिया है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ। तो ये जो हमारी आती है इंटीग्रेशन, यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आ जाती है। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को समझने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करेंगे कि कैसे सोल्व करते हैं। तो ये एक फॉर्मेट होता है जिसको सोल्व किया जाता है। इस फॉर्मेट में जो हमारा ये फॉर्मेट दिया हुआ है हमारे पास, ऊपर होता है टी स्क्वायर या ऊपर एक्स स्क्वायर कुछ होता है। तो इस फॉर्मेट में हमें कैसे सोल्व करना होता है, आप इसका टाइप बना के याद रख सकते हैं। इस टाइप के जो फॉर्मेट होते हैं इंटीग्रेशन में, उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो ये हम सोल्व करते हैं टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर करके, ऊपर और नीचे प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कर देते हैं, सॉरी ऊपर। तो ये जब हम काटेंगे तो ऑब्वियसली वही टर्म आएगी, प्लस और माइनस तो एक ही चीज है, कुछ भी कर सकते हैं। सो गाइस डिनोमिनेटर में हमें कोई चेंज नहीं करना है, ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ही होगा इनटू dt इक्वल्स टू dx। नाउ इसको जब हम फर्दर चेंज करेंगे तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट ले सकते हैं और माइनस को अलग रख सकते हैं। तो ये हमारा किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। dt जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी dt आ जाएगा हमारा और यहाँ पे भी dt आ जाएगा हमारा, और यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस। तो ये जो है हमारे पास ये माइनस नहीं है, ये सिर्फ dt है जो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हुआ है। नाउ इस तरफ हमारे पास क्या है, सिर्फ dx है। नाउ ऑन फर्दर सोल्विंग हम और सोल्व करेंगे इसको आगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा कट हो जाएगा, ये हमारा पूरा ऊपर भी और नीचे भी सेम वैल्यू है, तो ये हो जाएगा हमारे पास dt इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी इक्वल्स टू नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास पूरी वैल्यू नहीं है गाइस, पूरी वैल्यूज लिखी नहीं है हमने। तो ये तो हमारे पास पूरी 1 हो जाएगी, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू dx। नाउ हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जो हमारा थर्ड स्टेप था। तो इंटीग्रेट हम यहाँ पे भी करेंगे, इंटीग्रेट हम यहाँ पे भी करेंगे, इंटीग्रेट हम यहाँ पे भी करेंगे, तीनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। वैसे तो दो ही तरफ है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, बट यहाँ पे सेपरेट सेपरेट है तो सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे। तो dt का इंटीग्रेशन हमारे पास सिर्फ t आ जाता है, जनरल t आ जाता है, माइनस ये जो इंटीग्रेशन है गाइस इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना होता है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर को हम बाहर रख लेंगे। ये जो हमारे पास बचेगा अंदर, ये हमारे पास बचता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। dx का इंटीग्रेशन हमारे पास जैसे dt का था वैसे ही, dt का t था वैसे dx का आ जाएगा, हमारे पास x हो जाएगा, x प्लस c हम यहाँ पे रख सकते हैं। नाउ जब हम इसको फर्दर आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास जस्ट सॉल्यूशन रहेगा, बाकी ये दोनों तो हो चुके हैं। तो इसको हम क्या रखते हैं, t माइनस ए स्क्वायर। ये जो हमारे पास टर्म है, ये वाली जो हमारे पास टर्म है, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारे पास होता है 1 अपॉन a, ये माइनस था गाइस तो यहाँ पे माइनस ऑटोमेटिक है ही, चलता आ रहा है। सो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स ऑफ t अपॉन a। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन होती है, आपको याद रखना होता है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के अंदर। ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस सी। नाउ ओवरऑल आपका आंसर आ चुका है, बट हमने जो t को लेट किया था, जो हमने t लेट किया हुआ था, वो हमें अब यहाँ पे पुट भी तो करना पड़ेगा ना। आंसर हमारा t की फॉर्म में कैसे आ सकता है, t तो हमारे पास इक्वेशन में था ही नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं, t को जो हमने x प्लस वाई लिया था वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो t की जगह हम x प्लस वाई रखते हैं, जहां पे हमारे पास t है। तो x प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a। तो 1 अपॉन a हमारा यहाँ पे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट a लिख लेते हैं, क्योंकि 1 अपॉन a यहाँ पे है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, tan इनवर्स ऑफ t हमारे पास x प्लस वाई है अपॉन a इक्वल्स टू x प्लस c। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन थी। ये था हमारा रिड्यूस्ड टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट मेथड्स को पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये 12th का पार्ट होता है, आप ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है 12th में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, आप कहीं पे भी देख सकते हैं। हम बेसिक हम कंप्लीट करवाते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो चलिए गाइस, मिलते हैं, सी यू, बाय बाय।